हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी लोगों का स्टडी ग्लोस पर। और बैंकिंग अवेयरनेस के अप्रैल मंथ के सेकंड पार्ट में आप सभी लोगों का स्वागत है। इससे पहले पार्ट 1 अपलोड हो चुका है, आप लोग उसको जरूर देखिएगा। और इससे रिलेटेड जितने भी क्विज हैं वो मैं आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दूंगा। हम लोगों ने जनवरी, फरवरी और मार्च मंथ के करंट अफेयर को ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। उन लेक्चर्स को भी आप लोग जरूर देखिएगा। आपका जीके जो है बैंकिंग अवेयरनेस वो इससे एनहेंस होने वाला है। आप लोग मुझे इंस्टा पर फॉलो कर सकते हैं। टेलीग्राम पर आप लोगों को इसकी पीडीएफ और नोटिफिकेशंस अवेलेबल होते हैं, वहां पर आप लोग इसको फॉलो कर सकते हैं और क्विज भी आप लोगों के लिए अवेलेबल करवा दिए जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग अप्रैल मंथ के सेकंड पार्ट को। फर्स्ट क्वेश्चन है, आरबीआई हैज इश्यूड गाइडलाइंस फॉर शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स। शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक हम लोग उनको कहते हैं जो कि आरबीआई के एक्ट 1934 के तहत जो है रेगुलेट होते हैं, उनको शेड्यूल्ड बैंक्स कहा जाता है। इनको रिसेंटली गाइडलाइन दी गई है टू सेट अप डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स टू ऑफर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। तो बैंकिंग के जितने भी सर्विसेज हैं, प्रोडक्ट्स हैं, उनको प्रोवाइड कराने के लिए, या फिर हम लोग कहें कि जितनी भी डिजिटल सर्विसेज है, सेल्फ सर्विसेज या फिर असिस्ट मोड के अंदर जो है, वो रिसेंटली आरबीआई के द्वारा गाइडलाइंस जारी की गई है। आप लोग को बताना है हाउ मेनी डीबीयूज will be opened as announced in the budget 2022 and 23। तो रिसेंटली जो है 75 डीबीयू जो है वो यहां पर बताए गए हैं कि डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स जो है वो ओपन की जाएंगी शेड्यूल कमर्शियल बैंक के द्वारा। और आरबीआई ने कहा है कि आप लोग इस गाइडलाइन जो है इसका पालन कीजिए, जिसमें आपके जो प्रोडक्ट्स हैं या फिर सर्विसेज हैं वो या तो सेल्फ सर्विस हो या फिर आप जो है असिस्ट मोड में उसको प्रोवाइड करवाएं। आप लोग को पता है कि इंडिया जो है वो डिजिटल इंडिया की तरफ बढ़ रहा है। डिजिटल लिटरेसी की यदि हम लोग बात करें तो आउट ऑफ 100 हमारे पास में जो रेट है वो है 37। 37 में से 37 जो व्यक्ति हैं 100 में से वो डिजिटली लिटरेट है। और अभी तक हमारे गांवों तक, रूरल एरियाज तक डिजिटल लिटरेसी जो है वो नहीं पहुंच पाई है। यहां हम लोग देख सकते हैं कि आरबीआई ने शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स के लिए डिजिटल बैंकिंग जो यूनिट्स हैं इनको स्थापित करने के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं, ताकि उत्पाद और जितने भी सर्विसेज हैं इनको आसानी से प्रोवाइड करवाया जा सके, दोनों मोड के अंदर, या तो सेल्फ सर्विस हो या फिर असिस्ट मोड के अंदर। तो 75 जिलों के अंदर 75 डीबीयू जो है उनको एस्टैब्लिश किया जाएगा। अब यहां पर ये जो 75 आप लोग नंबर देख रहे हैं, ये क्यों है यहां पर? क्योंकि भारत जो है वो आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है, जो कि शुरू हुआ था 12 मार्च 2021 से। 12 मार्च 2021 से ये शुरू हुआ था और ये चलेगा 15 अगस्त 2023 तक, कुल 75 सप्ताह तक। ये डेट क्यों चूज की गई? क्योंकि इस दिन दांडी मार्च जो है वो स्टार्ट हुआ था 1930 के अंदर, इसीलिए डेट चुनी गई है। और आजादी के जब 75 वर्ष मनाए जाएंगे, हम लोग कहें आजादी के 75 अमृत वर्ष जो है वो अब मनाए जाएंगे, इसलिए 75 जिलों के अंदर 75 डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर जो है वो डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स स्थापित की जाएंगी। और ये अनाउंस किया गया था 2022-23 के बजट के अंदर। शेड्यूल कमर्शियल बैंक जो है उनके पास में पिछले डिजिटल बैंकिंग अनुभव है, इसीलिए वो क्या कर सकते हैं, डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स को स्थापित कर सकते हैं। और डीबीयू विल बी ट्रीटेड एज द बैंकिंग आउटलेट। तो बैंकिंग के आउटलेट आप लोगों ने देखे होंगे, से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, इसके बाहर उनकी सर्विसेज को ज्यादा डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए आउटलेट्स स्थापित किए जाते हैं। ठीक वैसे ही डीबीयू जो है वो भी स्थापित किए जाएंगे और उनको बैंकिंग आउटलेट का दर्जा भी दिया जाएगा। ठीक है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये आप लोगों को जानना है। सेकंड क्वेश्चन देखिए, विच बैंक्स ऐप has won the Digital CX Award 2022 for outstanding digital CXSME payments। रिसेंटली जो है किस बैंक के ऐप ने उत्कृष्ट डिजिटल CXSME भुगतान के लिए डिजिटल CX अवार्ड 2022 जो जीता है? तो इंडस इंड बैंक जो है इसकी एक ऐप है, इसके द्वारा ही ये अवार्ड जो है वो जीता गया है। ए हमारा इसके अंदर करेक्ट आंसर होगा। तो CX अवार्ड 2022 इंडस इंड बैंक जो है इसकी ऐप के द्वारा जीता गया है। और ये ऐप कौन सी है? इंडस मर्चेंट सॉल्यूशन। ये क्या है? मोबाइल ऐप है जो कि डिजिटली हेल्प करती है कस्टमर्स को। इसके साथ में ही डिजिटल CX अवार्ड का आयोजन डिजिटल बैंकर के द्वारा किया जाता है, जो विश्व स्तर पर विश्वसनीय वित्तीय समाचार, जितने भी फाइनेंशियल हम लोग कहें न्यूज है, वो प्रोवाइड करवाता है। इंडस मर्चेंट सॉल्यूशन नवंबर 2021 में लॉन्च किया गया था। तो ये जो मोबाइल ऐप है इसको नवंबर 2021 के अंदर लॉन्च किया गया था। यह व्यापारियों और जो रिटेल मर्चेंट्स हैं, रिटेल जितने भी आप लोग देखते हैं विक्रेता हैं,
और पेशेवर हैं को विभिन्न सुविधाओं के लिए सक्षम करने के लिए एक मोबाइल एप्लीकेशन है, जैसे कि कई डिजिटल मोड के माध्यम से कैशलेस ट्रांजैक्शंस करते हैं, इंस्टेंट कैशलेस ट्रांजैक्शन करते हैं। इसकी पेमेंट को स्वीकार करने के लिए, एक्सेप्ट करने के लिए ये मोबाइल ऐप जो है वो वर्क करता है। कार्ड आधारित भुगतान की सुविधा के लिए एक विशेष पॉइंट ऑफ सेल, यानी कि हम लोग कहें, आप लोग कहते हैं कि स्वैप मशीन उसको कहते हैं, जहां पर आप अपनी प्लास्टिक मनी जो है इसको स्वैप करते हैं, उसको बेसिकली पॉइंट ऑफ सेल कहा जाता है। तो पॉइंट ऑफ सेल मशीन के लिए बैंक से छोटी टिकट व्यवसाय ऋण आदि का लाभ उठाएं आदि, तो ये आप लोग देख सकते हैं, इसके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखिए, थर्ड नंबर क्वेश्चन है, भारतीय प्रतिभूति मतलब द सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सेबी की बात की जा रही है, हैज कॉन्स्टिट्यूटेड two expert group to look into the responsibilities, qualifications and the function of sponsors and trustees in the asset management firm AMCs. तो who will head the working group of MF trustees? इसको हेड करने वाले कौन से व्यक्ति हैं? तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ए बाला सुब्रमण्यम जो है, इनके द्वारा एमएफ ट्रस्टियों की ये जो ग्रुप है इसको क्या किया जा रहा है, हेड किया जा रहा है। आई थिंक अभी तक आप लोग को समझ में नहीं आया होगा। यहां पर देखिए, सेबी ने जितनी भी एसेट्स हैं, यानी कि हम लोग कहें एएमसीज हैं, इसमें प्रायोजकों और ट्रस्टियों की जिम्मेदारियों, योग्यताओं और कार्यों की देखरेख के लिए एक विशेष समूह जो है वो गठित किया है, और इसके जो अध्यक्ष बनाए गए हैं वो एस ए बाला सुब्रमण्यम जो हैं वो रिसेंटली इसके अध्यक्ष बनाए गए हैं। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्चुअल क्वेश्चन। नेक्स्ट देखिए, अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट डेटा, इंडियाज ट्रेड डेफिसिट इंक्रीज बाय 87.5%। कितना बिलियन, यानी कि यहां पर जो है वो मनी के अंदर बताना है, इन 2021-22 फ्रॉम यूएस डॉलर 102.63 बिलियन इन प्रीवियस ईयर्स। तो सरकारी आंकड़ों के अनुसार भारत का जो व्यापार घाटा है वो 2021-22 में 87.5% से बढ़कर कितना बिलियन हो चुका है, जो कि पिछले वर्ष यह 1.263 बिलियन अमेरिकी डॉलर था। तो हमारे यहां पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 192.41 बिलियन डॉलर जो है ये बढ़ चुका है। पहले कितना था, 102 था, अब हो चुका है 192। मतलब हमारा एक्सपोर्ट जो है, हमारा एक्सपोर्ट वो तो हुआ है कम, इंपोर्ट हम लोगों ने ज्यादा कर लिया है। और जब हम लोग इंपोर्ट ज्यादा करेंगे तो इस कंडीशन के अंदर हमारा ट्रेड ऑफ बैलेंस, हम लोग कहें बैलेंस ऑफ ट्रेड जो है, बीओटी जिसको कहा जाता है, बैलेंस ऑफ ट्रेड जो है ये क्या हो चुका है, ये इम्बैलेंस हो चुका है। क्योंकि हम लोगों को यदि इसको बैलेंस करना है तो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट जो है वो लगभग इक्वल होने चाहिए, इसीलिए ट्रेड डेफिसिट जो है वो इसको कहा जाता है। तो रिसेंटली सरकारी आंकड़े जारी किए गए हैं, इसमें भारत का व्यापार असंतुलन जो है वो 2021-22 में 87.5% से बढ़कर 192.41 बिलियन डॉलर, मतलब 102 से बढ़कर कितना हो चुका है, 192। ये हमारा ट्रेड डेफिसिट जो है वो हो चुका है। जैसे हम लोग बात करें चाइना के साथ में, तो चाइना के साथ में हमारा डिजिटली ट्रेड डेफिसिट जो है वो काफी ज्यादा बना हुआ है। आप लोगों को पता होगा कि रशिया से रिसेंटली क्रूड ऑयल जो है वो इंपोर्ट किया है इंडिया ने, और अमेरिका को इससे काफी प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि उसका ओरिजिन बेसिकली रशिया से है, इसलिए अमेरिका को प्रॉब्लम हो रही है। लेकिन भारत जो है वो अपनी इकोनॉमी को ग्रो करने के लिए ट्रेड डेफिसिट को दूर करना चाहता है। इसके साथ में ही भारत को कम दाम के अंदर वो क्रूड ऑयल मिल रहा है, इसलिए भारत जो है वो रशिया से इसको परचेज भी कर रहा है। नेक्स्ट देखिए, व्हाट इज द करंट पॉलिसी रेपो रेट। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम में जरूर आएगा। आप लोग को पता है कि रेपो रेट जो है वो रिसेंटली क्या की गई है, चेंजेस इसमें किए गए हैं। लेकिन यदि हम लोग अप्रैल मंथ का देखें तब तो हमारे पास में 4% इसका आंसर हो जाएगा, लेकिन यदि मई मंथ के अकॉर्डिंग देखें तो यहां पर 0.40 इतना परसेंट जो है वो इंक्रीज हुआ है, या हम लोग कहें कि 40 बेसिस पॉइंट जो है ये इसमें इंक्रीज किया गया है। अब यदि इसको हम लोग ऐड करें 4% के अंदर तो ये हो जाएगा 4.40%, और जबकि सीआरआर जो है उसमें 50 बेसिस पॉइंट का हाइक किया गया है। अब ये जो हाइक किया गया है रेपो रेट के अंदर, इसका असर क्या होगा, इसका असर होगा कि मार्केट के अंदर जो 7 लाख करोड़ रुपए लिक्विडिटी के तौर पर फ्लो हो रहे हैं उसमें अब क्या होगा, कटौती होगी। आम आदमी जो है इसके जेब में पैसा अब कम बचेगा, क्योंकि सीधे तौर पर कमर्शियल बैंक जो है उसके ऊपर ये इंटरेस्ट रेट इंपोज की जाती है थ्रू आरबीआई, और कमर्शियल बैंक जो है इसको किससे वसूलते हैं, आम नागरिकों से ये वसूलते हैं, मतलब इंडियन जो सिटीजन्स हैं उनके ऊपर ये इंपोज होता है। तो मार्केट में जो मनी फ्लो हो रहा है वो अब कम होने वाला है,
यदि मनी फ्लो कम होगा तो मार्केट के अंदर लोग जो हैं वो डिमांड भी कम करेंगे, डिमांड यदि कम करेंगे तो फिर प्रोडक्शन भी थोड़ा कम करना पड़ेगा। और ये ऐसा किया क्यों गया है? ताकि इन्फ्लेशन जो है इसको कंट्रोल किया जा सके, जो कि अभी 7% के आसपास में है। और अमेरिका के अंदर इन्फ्लेशन काफी ज्यादा बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, सीआरआर, एसएलआर, बैंक रेट, ये जितनी भी रेट्स हैं इनको हमेशा कंट्रोल किया जाता है ताकि इन्फ्लेशन जो है उसको कंट्रोल किया जा सके। तो इसमें चेंजेस केवल और केवल इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए किए जाते हैं। और इसके लिए मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी बैठक बुलाई जाती है, जिसके अंदर कुल 6 सदस्य होते हैं। 3 होते हैं गवर्नमेंट के और 3 होते हैं आरबीआई के। और इसकी अध्यक्षता जो है वो कौन करते हैं? शक्तिकांता दास करते हैं। आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताइएगा, आरबीआई के अंदर डेप्यूटी गवर्नर जो हैं उनकी संख्या कितनी है? तो ये जो है वो सारा हम लोग देख चुके हैं। नेक्स्ट देखिए, किस राज्य ने जतिनी और समृद्धि सहकारी बैंक की स्थापना की है जो दुग्ध उत्पादकों को अधिक वित्तीय मजबूती प्रदान करेगा? तो जितने भी मिल्क प्रोड्यूसर्स हैं इनको फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग करने के लिए एक सहकारी बैंक जो है इसकी स्थापना की गई है। किस स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा? तो कर्नाटका के द्वारा इसको क्या किया गया है? एस्टैब्लिश किया गया है। देखिए, वैसे भी हम लोग कहें कि बैंकिंग जो स्ट्रक्चर है उसके अंदर कॉर्पोरेटिव बैंक जो हैं ये काफी, या हम लोग कहें सहकारी बैंक, ये क्या करते हैं? बहुत हेल्प करते हैं रूरल सेक्टर के अंदर। तो हमारा जो बैंकिंग स्ट्रक्चर है उसको हम लोग इंडियन गवर्नमेंट की तरह 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, सेंट्रलाइज्ड, स्टेट और रूरल एरिया की तरफ हम लोग कहते हैं कॉर्पोरेट बैंकिंग। तो कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई नंदिनी क्षीरा समृद्धि सहकारी बैंक की स्थापना इनके द्वारा की गई है, जो कि उत्पादकों को यानी कि मिल्क प्रोड्यूसर्स जो हैं इनको क्या करेगा? मजबूती प्रदान करेगा। एकमात्र कर्नाटक राज्य है जहां पर इस प्रकार की पहल जो है वो की गई है, ये भी आप लोग जरूर याद रखना। नेक्स्ट देखिए, द वर्ल्ड बैंक एंड द एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक AIIB की बात की जा रही है, विल प्रोवाइड ए लोन ऑफ रेट 70 यानी कि 7,500 करोड़ टू विच स्टेट गवर्नमेंट फॉर इट्स मिशन स्कूल फॉर एक्सीलेंस, है ना। ये प्रोजेक्ट जो है वो काफी इंपॉर्टेंट है और इसके लिए वर्ल्ड बैंक और AIIB ने लोन प्रोवाइड किया है किस स्टेट को? तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा गुजरात। गुजरात के अंदर आप लोगों को पता है एक बहुत अच्छी थीम चलती है जिसको हम लोग कहते हैं रेजिलेंट गुजरात, है ना, या वाइब्रेंट गुजरात भी हम लोग कहते हैं। तो वाइब्रेंट गुजरात के तहत ही ये एजुकेशन जो है इसका इंफ्रास्ट्रक्चर सुधारने के लिए रिसेंटली वर्ल्ड बैंक और एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक के द्वारा, जिसका हेडक्वार्टर बीजिंग के अंदर है, इनके द्वारा 7500 करोड़ रुपए का, 7,500 करोड़ रुपए का लोन जो है वो प्रोवाइड कराया गया है और उस प्रोजेक्ट का नाम है मिशन स्कूल ऑफ एक्सीलेंस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, राज्य सरकार ने अगले 5 वर्षों में, तो अगले 5 सालों के अंदर ये पैसा जो है वो खर्च होगा, इस पर 10,000 करोड़ रुपए खर्च करेगी, जिसमें राज्य के सभी 35,133 सरकारी और 5,847 अनुदान प्राप्त स्कूल जो हैं वो इसके अंदर शामिल होंगे। नेक्स्ट देखिए, किस बैंक ने 150 मिलियन अमेरिकी डॉलर के प्रारंभिक परिव्यय के साथ आंशिक गारंटी कार्यक्रम के लिए एशियाई विकास बैंक के साथ में आंशिक गारंटी सुविधा समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा? डी हमारा करेक्ट आंसर इसके अंदर हो जाएगा। रिसेंटली एक्सिस बैंक, और एक्सिस बैंक के सीईओ कौन है? अमिताभ चौधरी। ये आप लोग याद रखना, इट्स इंपॉर्टेंट। अमिताभ चौधरी जो हैं वो क्या है? इसके सीईओ हैं और इसका टैगलाइन क्या है? बढ़ती का नाम जिंदगी। तो आप लोग को अपनी जिंदगी के अंदर भी यही टैगलाइन अपनानी चाहिए, बढ़ती का नाम जिंदगी। तो रिसेंटली एक्सिस बैंक ने 150 मिलियन अमेरिकी डॉलर का एक एमओयू साइन किया है विद एशिया डेवलपमेंट बैंक के साथ में। चलिए, एक्सिस बैंक ने 150 मिलियन अमेरिकी डॉलर के साथ में एक्सिस बैंक के साथ में एमओयू साइन किया है और ये जो है वो किस लिए है? ताकि जो सप्लाई चेन है इसके अंदर फाइनेंशियल एक्सचेंज जो है वो किया जा सके, वित्तीय लेन देन जो है, ट्रांजैक्शंस वो किया जा सके। तो भारत के एमएसएमई के लिए पर्यावरण और सामाजिक रूप से टिकाऊ आपूर्ति श्रृंखलाओं के माध्यम से व्यापार में भाग लेना अब आसान बन जाएगा। नेक्स्ट देखिए, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, भाई 2016 की योजना है ना, 2015-16 की योजना है। इसने 7 साल जो है वो कंप्लीट कर लिए हैं। यह योजना 2015 के अंदर प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा लॉन्च की गई थी। किस लिए? ताकि जो छोटे व्यापारी हैं उनको फाइनेंशियल हेल्प की जा सके और इसके लिए कितना पैसा जो है वो निर्धारित किया गया था? 10 लाख रुपए का लोन जो है वो इसके अंदर निर्धारित किया गया था।
तो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना ने 8 अप्रैल 2022 को अपने 7 साल कंप्लीट कर लिए हैं। यह योजना 2015 में पीएम मोदी के द्वारा गैर कॉर्पोरेट यानी कि नॉन कॉर्पोरेट है, छोटे व्यवसाय हैं, उनके लिए फाइनेंशियल हेल्प प्रदान करने की घोषणा की थी और ये कितनी है? 10 लाख रुपए। नेक्स्ट देखिए, who has been reappointed as the managing director and chief executive officer of DCB बैंक। तो रिसेंटली जो है वो अपॉइंट किए गए हैं सीईओ मुरली नटराजन। ये जो है ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो डीसीबी बैंक के नए मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ अपॉइंट किए गए हैं मुरली नटराजन। एम नटराजन, इनको आप लोग एग्जाम में ध्यान रखना, यदि एम नटराजन आए लिखा हुआ तो भी आप लोग को वहां पर ध्यान में रखना है। तो रिजर्व बैंक का एक पूरा का पूरा एक क्या है कि बोर्ड है जिसके बैंक बोर्ड कहा जाता है, उनके द्वारा ये अपॉइंटमेंट जो है वो किए जाते हैं और 2 साल के टेन्योर के लिए ये अपॉइंटमेंट इनका किया गया है, जिनका नाम है मुरली एम नटराजन। आरबीआई ने बैंक के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के कार्यकाल को 15 साल तक सीमित कर दिया। ये क्वेश्चन आपको यूपीएससी प्रीलिम्स 2018 के अंदर मिल जाएगा। ये वाला क्वेश्चन क्या क्वेश्चन था कि जितने भी कमर्शियल बैंक हैं उनके जो सीईओ हैं इनका अपॉइंटमेंट कौन करता है? तो बैंक बोर्ड जो है वो इनका अपॉइंटमेंट करता है। लेकिन अब जितने भी सीईओ हैं वो केवल 15 साल तक, 15 साल केवल मैंने गलत लगा दिया, 15 साल बहुत होता है भाई, 15 साल तक जो है वो अपने पद पर बने रह सकते हैं, इससे ज्यादा इनका टेन्योर नहीं हो सकता है। नेक्स्ट देखिए, विच बैंक हैज लॉन्च संभव ए डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन प्रोजेक्ट विद एन इन्वेस्टमेंट आउटले ऑफ अराउंड 1000 करोड़ फॉर द करंट फाइनेंशियल ईयर 2022 एंड 23। तो 2022-23 के लिए संभव योजना जो है वो शुरू की गई है किस बैंक के द्वारा? हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। सी जो है ये हमारा करेक्ट आंसर है। इसके लिए 1000 करोड़ रुपए के निवेश के परिव्यय को शुरू किया गया है जिसका नाम है संभव योजना। यूबीआई ने यानी कि यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने चालू वित्त वर्ष जो है इसे 22-23 के लिए लगभग 1000 करोड़ रुपए के निवेश परिव्यय के साथ यूनियन एनएक्सटी नाम से अपना सुपर ऐप जो है इसको क्या किया है? लॉन्च किया है। और ये प्रोजेक्ट क्या है? संभव प्रोजेक्ट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, एक बैंकिंग सुपर ऐप अनिवार्य रूप से एक ही प्लेटफॉर्म पर भुगतान, ऑनलाइन शॉपिंग, बिल पेमेंट्स, रिचार्ज, इन्वेस्टमेंट, ऋण है, फंड ट्रांसफर जैसी कई सेवाओं को क्या है? जोड़ती है। यूबीआई के सुपर एप्स भारतीय स्टेट बैंक के जैसे योनो है, योनो किसका है? एसबीआई का है। इसके साथ में बैंक ऑफ बड़ौदा का है, बैंक ऑफ बीओबी वर्ल्ड, पेज़ैप किसका है? एचडीएफसी का है। इसके साथ में आई मोबाइल ये किसका है? ये है आईसीआईसी बैंक का। तो ठीक वैसे ही यूबीआई का जो है इन्होंने भी अपना ऐप जो है इसको लॉन्च कर दिया है, सुपर ऐप जो है वो लॉन्च किया गया है। विच बैंक हैज लॉन्च ए न्यू डिपॉजिट स्कीम नेम्ड विकास श्री संपत 1111। 4 बार जो है वो 1 आ रहा है। इस नाम से एक नई जमा योजना जो है वो शुरू की है। करेक्ट आंसर होगा कर्नाटका विकास ग्रामीण बैंक। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये अपने आप में एक यूनिक नंबर जो है वो दिखाई देता है। कई बार एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो हम लोग सोचते हैं कि मिस प्रिंट हो गया है ना, लेकिन मिस प्रिंट नहीं है। ठीक ऐसे ही 4 बार 1 जो है वो लिखा गया है। तो कर्नाटका विकास ग्रामीण बैंक जिसके चेयरमैन है पी गोपी कृष्णा, उनके द्वारा रिसेंटली डिपॉजिट स्कीम लॉन्च की गई है जिसका नाम है विकास श्री संपत और 4 बार जो है वो आप लोग को 1 इसमें लगा देना है। इस योजना का कार्यकाल जो है आम जनता के लिए 5.70% और जितने भी सीनियर सिटीजन्स हैं उनके लिए इंटरेस्ट रेट जो है वो 6.20% जो है वो प्रोवाइड करवाई जाएगी। आम जनता के लिए ठीक है 6.03, सीनियर सिटीजन्स के लिए 6.60। वार्षिक रिटर्न के उच्च दर पर भी ये जो है वो प्रदान करता है। इस योजना के तहत जो भी अकाउंट होल्डर हैं वो डिपॉजिट कर सकते हैं 10,000 रुपए से 2 करोड़ रुपए तक और इंटरेस्ट रेट जो है वो काफी अट्रैक्टिव डिसाइड की है यूबीआई ने। नेक्स्ट देखिए, भारत में आपको पता है सोना काफी पहना जाता है और खासकर साउथ में यहां तक कि नौबत ये आ गई थी कि केरल को इंपोर्ट पर बैन लगाना पड़ा था। लेकिन देखिए यहां पर भारत में सोने की आयात 2021-22 में अधिक मांग के कारण 33.34 3.4% तक बढ़ गया। कितना बिलियन जो है वो इसके अंदर इंपोर्ट में खर्च हुआ है तो आप लोग देख सकते हैं 46.14 बिलियन डॉलर जो है वो इतना इंपोर्ट पर खर्च हुआ है। अकॉर्डिंग टू ऑफिशियल डेटा, गोल्ड इंपोर्ट इन इंडिया हैव इंक्रीज बाय 33.34% टू
46.14 बिलियन। तो इतना जो है वो इसमें इंक्रीज देखा गया है ड्यू टू हायर डिमांड, और खासकर साउथ में तो मैंने आपको बताया है बहुत हाई डिमांड पे जो है वो इसको क्या किया जाता है, इंपोर्ट जो है वो किया जाता है। गोल्ड इंपोर्ट्स स्टूड एट अराउंड $34.6 बिलियन इन 2020-21। इससे पहले कितना था, 34.62 था, और अब हो चुका है $46.14 बिलियन। सोने के आयात में वृद्धि ने 2020-21 में $102.62 बिलियन के मुकाबले व्यापार घाटे को 192, अभी हम लोगों ने क्वेश्चन भी किया था कि कितना हो चुका है, तो ये जो है वो उसमें आपकी हेल्प करेगा। चीन के बाद भारत जो है वो दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा गोल्ड का इंपोर्टर है। आयात बड़े पैमाने पर आभूषण यानी कि जितनी भी ज्वेलरी इंडस्ट्रीज है, ज्वेलरी इंडस्ट्रीज के अंदर इसको इंपोर्ट किया जाता है, इसीलिए सबसे ज्यादा इंपोर्ट भी उनके लिए ही किया जाता है, और भारत जो है वो सेकंड पोजीशन पर आ चुका है। नेक्स्ट देखिए, विच बैंक हैव अनाउंस्ड दैट इट विल सेल इट्स एंटायर 4% स्टेक इन भारत एसएमई असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी फॉर ए कैश कंसिडरेशन ऑफ रेट 3.92 करोड़। किस बैंक ने घोषणा की है कि वह भारत के एसएमई एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी में अपनी 4% हिस्सेदारी, पूर्ण हिस्सेदारी जो है वो 3.92 करोड़ रुपए के नगद जो है इसमें बेच देगा? तो ये डिसाइड किया गया है बैंक ऑफ महाराष्ट्र के द्वारा, क्योंकि इनका कितना था 4%, और इसी 4% पूरे के पूरे को 3.92 करोड़ के अंदर जो है वो बेच दिया जाएगा एसएमई स्टेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी को। तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र के द्वारा ये डिसाइड किया गया है। बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने घोषणा की है कि वह भारत एसएमई स्टेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी में अपनी पूरी जो है 4% हिस्सेदारी इसको क्या कर देगा, सेल आउट कर देगा। 6 अप्रैल 2022 को ये जो है वो क्या किया गया था, कंडक्ट किया गया था। ठीक है, चलिए, विनिवेश के लिए यानी कि डिसइन्वेस्टमेंट के लिए 9.80 रुपए, यानी कि आपको पता है इक्विटी शेयर होता है, पर शेयर की कीमत होती है। जैसे रिसेंटली आपको पता होगा एलआईसी का आईपीओ आया था, उसकी भी कीमत थी 902 से लेकर 945। वैसे ही यहां पर भी 9.80 जो है वो इक्विटी शेयर की कीमत है। तो न्यूनतम मूल्य जो है ये प्रस्तावित किया गया है। आईएसएआरसी में बैंक के पास 40 लाख इक्विटी शेयर या 10 रुपए के अंकित मूल्य पर 4% हैं। ठीक है, तो ये आप लोग को ध्यान में रखना है, काफी इंपॉर्टेंट फैक्चुअल क्वेश्चन है। एशियाई विकास बैंक और भारत सरकार ने शहरी बुनियादी ढांचे के विकास के लिए किस राज्य को $2 मिलियन के प्रोजेक्ट रेडीनेस फाइनेंस ऋण पर हस्ताक्षर कर दिए हैं? तो रिसेंटली ये हस्ताक्षर किए हैं किसने? नागालैंड ने जो है ये हस्ताक्षर किए हैं। तो एशियाई विकास बैंक और भारत सरकार जो है वो दोनों इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करेगी नागालैंड के अंदर, और $2 मिलियन जो है यहां पर मंजूर किए गए हैं नागालैंड के लिए। प्रोजेक्ट का नाम है रेडीनेस फाइनेंस ऋण पर जो है वो हस्ताक्षर किए हैं। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, आप लोग को ध्यान रखना है नागालैंड के बारे में। नागालैंड को जलवायु लचीला शहरी बुनियादी ढांचे के डिजाइन, संस्थागत क्षमता को मजबूत करने और नगर पालिका संसाधन जुटाने में सुधार के लिए $2 मिलियन परियोजना तत्परता वित्त पोषण ऋण प्रदान करने के लिए एक समझौते पर क्या किए हैं, हस्ताक्षर किए हैं। नेक्स्ट देखिए, रिटेल इन्फ्लेशन की बात जो है वो अभी हम लोग कर ही रहे थे। ऑफ इंडिया एज मेजर्ड बाय कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इंक्रीज टू, यानी कि कितना परसेंट जो है वो सीपीआई रिसेंटली इंक्रीज हुआ है इन द मंथ ऑफ मार्च 22। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सबसे पहले आप लोग इसको समझिए। एक तो होता है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, एक होता है होलसेल प्राइस इंडेक्स। भारत में इन दोनों को ही माना जाता है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स भी और होलसेल प्राइस इंडेक्स, दोनों के आंकड़े जो है वो लिए जाते हैं। ठीक है, तो रिटेल इन्फ्लेशन जो है वो अब कितनी हो चुकी है? रिटेल इन्फ्लेशन हो चुकी है 6.95। डी जो है ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में उपभोक्ता तक जो भी प्रोडक्ट पहुंचता है उसकी लास्ट कॉस्ट जो है वो काउंट होती है, जबकि होलसेल के अंदर जहां पर इसको स्टोर किया जा रहा है कस्टमर से पहुंचने से पहले ही वहां पर उस प्राइस के अकॉर्डिंग जो है वो इन्फ्लेशन को काउंट किया जाता है। दोनों के अंदर डिफरेंस है, लेकिन भारत के अंदर दोनों का ही जो है वो कंबाइंड रूप से यूज किया जाता है। तो राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय एनएसओ का नाम आप लोगों ने सुना होगा। इसके आंकड़ों से यह पता चलता है कि जितना भी रिटेल इन्फ्लेशन है इसकी कीमतों में तेजी से वृद्धि हुई है, और रिटेल इन्फ्लेशन मार्च में बढ़कर 17 महीनों के उच्च स्तर पर जो है वो 6.95 जो है वो हो चुका है। तो आप लोग ये जरूर ध्यान रखना कि तीसरे महीने के अंदर भारतीय रिजर्व बैंक के सहिष्णुता बैंड की ऊपरी सीमा से ऊपर जो है ये बन चुका है। सीपीआई की यदि हम लोग बात करें तो मुद्रास्फीति डेटा यानी कि एनएसओ सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय द्वारा मासिक रूप से जो है वो जारी किया जाता है। नेक्स्ट देखिए, मशरेक नियो ने अपने संयुक्त अरब अमीरात स्थित भारतीय ग्राहकों को अनिवासी यानी कि एनआर जो खाते होते हैं उनके खोलने में सक्षम बनाने के लिए किस बैंक के साथ में रिसेंटली
जो है वो करार किया है, एमओयू साइन किया है। तो यहां पर एमओयू साइन किया गया है फेडरल बैंक के द्वारा, क्योंकि यूएई के अंदर जो लोग हैं वो क्या कर सकते हैं, भारत के अंदर भारतीय ग्राहकों को अनिवासी खाते खोलने में सक्षम बनाने के लिए फेडरल बैंक के साथ में क्या किया गया है, समझौता किया है। तो मशरिक नियो ने अपने संयुक्त अरब अमीरात यूएई में स्थित भारतीय ग्राहकों को नियो ऐप के माध्यम से तुरंत भारत में फेडरल बैंक के साथ अनिवासी खाते खोलने में सक्षम बनाने के लिए फेडरल बैंक के साथ में करार किया है। मशरिक नियो दुबई यूएई में मशरक बैंक का एक पूर्ण सेवा वाला डिजिटल बैंक है। फेडरल बैंक के दुबई और अबू धाबी में ये जो है वो क्या है, प्रेजेंटेटिव ऑफिसेज हैं। ठीक है, ग्राहक जो है वो मशरक नियो ऐप पर फेडरल बैंक के साथ अपने एनआर खातों में शेष राशि जो है वो देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ई नाम का आप लोगों ने सुना होगा, इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चर मार्केटिंग। ठीक है, अ पैन इंडिया ऑनलाइन ट्रेडिंग पोर्टल है, हैज कंप्लीटेड 6 ईयर ऑन अप्रैल 14 2022। अपने 6 साल जो है वो 14 अप्रैल 2022 को कंप्लीट कर दिए हैं। आप लोगों को बताना है ई नाम पूरी तरह से केंद्र सरकार के द्वारा वित्त पोषित है और इसके द्वारा क्रियान्वित किया जा रहा है। कौन जो है वो इसको क्या कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है, इसको रन कर रहा है। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा स्मॉल फार्मर्स एग्री बिजनेसेस कंसोर्टियम जो है, डी हमारा ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ई नाम एक अखिल भारतीय मतलब ऑल इंडिया ऑनलाइन ट्रेडिंग के लिए एक पोर्टल है जो कि 14 अप्रैल 2022 को 6 साल जो है वो अपने कंप्लीट कर चुका है। आप लोग को पता है कि किसान को अपने प्रोडक्ट जो है वो मंडी में, एक मंडी से दूसरे मंडी में पहुंचाने में समय भी लगता है, पैसा भी खर्च होता है और पहुंचा भी नहीं पाता है। इसलिए इनाम से सभी मंडी को कनेक्ट करने के लिए योजना जो है वो लॉन्च की गई थी वर्ष 2016 के अंदर। इनाम पूरी तरीके से केंद्र सरकार के द्वारा वित्त पोषित है और लघु किसान कृषि व्यवसाय संघ के द्वारा क्रियान्वित किया जा रहा है। नेक्स्ट देखिए, किस देश के साथ तेलंगाना ने हाल ही में व्यापार और निवेश को बढ़ावा देने के लिए एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा थाईलैंड। इट्स ए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप लोग इसको स्टार मार्क जरूर कर लेना। ठीक है, तो तेलंगाना ने हाल ही में व्यापार और निवेश को बढ़ावा देने के लिए थाईलैंड के साथ में एमओयू साइन किया है। ठीक है, किसके लिए? उद्योग और वाणिज्य विभाग और वाणिज्य मंत्रालय रॉयल थाई सरकार ने तेलंगाना और थाईलैंड के बीच में एक एमओयू जो है वो साइन किया है। ठीक है, ताकि तेलंगाना के अंदर इन्वेस्टमेंट जो है वो इंक्रीज किया जा सके। नेक्स्ट देखिए, द वर्ल्ड बैंक हैज प्रोजेक्टेड इंडिया जीडीपी फोरकास्ट फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2022-23। इस क्वेश्चन को आप लोग इंपॉर्टेंट लगा लेना, क्योंकि आप लोग को पता है कि 5 सितंबर को एक पेपर हुआ था यूपीएससी का। उस पेपर के अंदर पूछा गया था कुछ इसी प्रकार का क्वेश्चन, लेकिन वहां पर ईयर जो था वो 2021-22 था। इसीलिए ऐसे क्वेश्चन जो है वो जरूर पूछे जाते हैं। जैसे आईएमएफ ने जो है वो प्रोजेक्टेड रेट जो है वो डिसाइड की होगी, ठीक वैसे ही यहां पर वर्ल्ड बैंक के द्वारा जो रेट डिसाइड की गई है वो कितनी है? 8% है। 8% जो है वो वर्ल्ड बैंक ने डिसाइड की है। जीडीपी तो आप लोग जानते ही होंगे और इसके लिए फोरकास्ट किया गया है 8% का। अभी हम लोग और भी देख लेंगे। विश्व बैंक ने फाइनेंशियल ईयर वर्ष 2000 यहां पे जो है वो 22 लिखा हुआ है ना, ठीक है, में भारत के लिए सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी में वृद्धि के अनुमान को द्विवार्षिक दक्षिण एशिया आर्थिक फोरम जो है इसके रिपोर्ट में घटाकर 8% जो है वो कर दिया गया है। या रिपोर्ट का नाम आप लोग याद रखना, साउथ एशिया इकोनॉमिक फोकस जो है रिपोर्ट का नाम है। इसमें 8% जो है वो दर्शाया गया है, जो कि वित्त वर्ष 2013 के विकास पर यूक्रेन में, ये 23 है कि विकास में यूक्रेन के नकारात्मक प्रभाव के कारण है। ठीक है, तो यहां पर जो है वो 2021 के अंदर, ठीक है, तो 2021, तो रूस और यूक्रेन के जो वॉर है इसके कारण जो है ये हमारी जीडीपी ग्रोथ रेट जो है वो क्या की गई है? अनुमानित की गई है। इससे पहले जनवरी 2022 में वित्त वर्ष 2023 के लिए विकास दर 8.7% जो है उसका अनुमान लगाया गया था। अब इसको कितना कर दिया है? 8% कर दिया है। आईसीएआरए के द्वारा 7.2%, एशियन डेवलपमेंट बैंक के द्वारा 8%, क्रिजल जो है 7.8, फिच रेटिंग 8.5, आरबीआई, इट्स इंपॉर्टेंट, स्टार मार्क कर लीजिएगा, 7.2, मॉर्गन स्टैनले जो है 7.9% जो है इन्होंने जीडीपी फोरकास्ट की है। नेक्स्ट देखिए, किस बैंक ने विशेष रूप से व्यावसायिक बैंकिंग और कॉर्पोरेट ग्राहकों के लिए डिजाइन किया गया एक नया उद्यम मंच FYN लॉन्च किया है? तो ये रिसेंटली लॉन्च किया गया है कोटक महिंद्रा के द्वारा। FYN ये नाम आप लोग याद रखना, कोटक महिंद्रा के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है ताकि व्यावसायिक बैंकिंग जो है, कॉर्पोरेट बैंकिंग हम लोग इसको कहते हैं, बिजनेस बैंकिंग हम लोग कहते हैं, और जितने भी कॉर्पोरेट कस्टमर्स हैं इनके लिए FYN जो है इसको लॉन्च किया गया है।
कोटक महिंद्रा बैंक ने FIN लॉन्च किया है, जो विशेष रूप से बिजनेस बैंकिंग और कॉर्पोरेट ग्राहकों के लिए डिजाइन किया गया एक नया उद्यम मंच है। बैंक के ग्राहक सभी व्यापार और सेवा लेन देन करने के लिए पोर्टल का उपयोग जो है वो कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, किस पेमेंट बैंक ने नई दिल्ली स्थित फिनटेक कंपनी प्रेस प्रिंट प्राइवेट लिमिटेड में 12.19% तक के अल्पसंख्यक रणनीतिक निवेश को मंजूरी दे दी है? हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा फिनो पेमेंट्स बैंक। इस बैंक ने जो है वो रणनीतिक निवेश की जो है स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट की मंजूरी दे दी है। फिनो पेमेंट बैंक ने नई दिल्ली स्थित फिनटेक कंपनी प्रेस प्रिंट प्राइवेट लिमिटेड में 12.19% तक के स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट की जो है वो अनुमति दे दी है। सार्वजनिक लिस्टिंग के बाद फिनो पेमेंट बैंक के लिए यह पहला जो है वो निवेश है। नेक्स्ट देखिए, कौन सा बैंक इंडिया इंटरनेशनल बैंक यानी कि मलेशिया का बैंक है बरहाद में बैंक ऑफ बड़ौदा के 40% और इंडियन ओवरसीज के 35% के द्वारा संयुक्त रूप से 75% जो है वो हिस्सेदारी खरीदेगा? तो यहां पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। तो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया जो है इनकी हिस्सेदारी जो है इंडियन ओवरसीज बैंक की 35% और बैंक ऑफ बड़ौदा की कितनी है 40%। इन दोनों की हिस्सेदारी जो है इसमें खरीद लेगा बरहाद के बैंक में, जिसका नाम है बैंक इंडिया इंटरनेशनल, जो कि मलेशिया के अंदर स्थित है। तो यूबीआई जो है इसके द्वारा इसको खरीदा जाएगा। इसके बाद आईआईबीएम 100% यूबीआई इकाई जो है वो बन जाएगी। आईआईबीएम को 13 अगस्त 2010 को शामिल किया गया था और 11 जुलाई 2012 को अपना परिचालन जो है वो शुरू किया गया था। नेक्स्ट देखिए, टू प्रमोट ग्लोबल इंडियन बिजनेसेस विच बैंक हैज साइन एन MOU विथ गिफ्ट SEZ स्पेशल इकोनॉमिक जोन लोकेटेड इन गिफ्ट सिटी इन गांधीनगर गुजरात। तो रिसेंटली एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं किस बैंक के साथ में? हमारा यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ICICI बैंक। ICICI बैंक जो है इसके साथ में रिसेंटली MOU साइन किया गया है, क्योंकि भारतीय व्यवसाय को बढ़ावा देने के लिए गुजरात के गांधीनगर में गिफ्ट सिटी में स्थित गिफ्ट SEZ जो है स्पेशल इकोनॉमिक जोन, यहां पर सरकार के द्वारा विशेष छूट जो है वो टैक्स के अंदर दी जाती है, इसीलिए यहां पर बिजनेस करना आसान होता है और भी कई फैसिलिटी जो है यहां पर प्रोवाइड करवाई जाती हैं। तो ICICI बैंक ने गुजरात के गांधीनगर में गिफ्ट सिटी में स्थित भारत के पहले अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र गिफ्ट SEZ के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इसके अनुसार ICICI बैंक और गिफ्ट SEZ वैश्विक निवेशकों को और पूंजी बाजार फर्मों को गुजरात के गांधीनगर में गिफ्ट सिटी लाने के लिए क्या करेंगे? सहयोग करेंगे। तो ये क्वेश्चन जो है वो आप लोग याद रखना, गिफ्ट सिटी गांधीनगर गुजरात का। नेक्स्ट देखिए, पंजाब नेशनल बैंक ने 2022 में अपना कौन सा यानी कि अपना 128वां स्थापना दिवस मनाया है? तो ये जो है ये कब मनाया गया है ये आप लोग को बताना है। करेक्ट आंसर हो जाएगा 12 अप्रैल। 12 अप्रैल को जो है 128वां स्थापना दिवस मनाया है। और पीएनबी की स्थापना कब हुई थी? 1895 के अंदर जो है ये पीएनबी की स्थापना हुई थी, ये आप लोग जरूर याद रखिएगा। तो पीएनबी भारत के दूसरे सबसे बड़े बैंक, और जब 1895 में इसकी स्थापना हुई थी तो भारतीयों के द्वारा पहला भारतीय बैंक वो पीएनबी ही था। और 12 अप्रैल 2022 को 128वां स्थापना दिवस जो है इसके द्वारा रिसेंटली जो है वो मनाया गया है। ठीक है, स्थापना दिवस के अवसर पर पीएनबी के एमडी और सीईओ अतुल कुमार गोयल ने कार्ड लेस नगद निकासी सेवा और वर्चुअल डेबिट कार्ड को जो है वो रिसेंटली लॉन्च किया है। बैंक ने सुरक्षित बैंकिंग लेन देन के लिए पीएनबी वन नाम से भी अपना मोबाइल ऐप जो है इसकी सेवाएं शुरू कर दी हैं। तो यहां पर आप लोग देख सकते हैं कि 1894, अच्छा 1894 है। देखिए इससे पहले आप लोगों को एक 1893 की घटना याद होनी चाहिए। इस समय जो है स्वामी विवेकानंद ने कहां पर भाषण दिया था, मुझे आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और उसका सब्जेक्ट क्या था। तो स्वदेशी आंदोलन से प्रभावित होने के बाद शेरे पंजाब, पंजाब का शेर जो है के रूप से इनको जाना जाता था, लाला लाजपत राय को। तो इनके द्वारा ही जो है वो स्थापना की गई थी। आप लोग मुझे इंस्टा पर फॉलो कर सकते हैं, कोई भी क्वेरी है मुझे पूछ सकते हैं। इसके साथ में ही लेक्चर की पीडीएफ आप लोगों को दीपक इंदौरा ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल करवा दी जाएगी। आप लोग वहां पर जाकर इसको ज्वाइन कर सकते हैं। और जो दोनों लेक्चर हैं पार्ट 1 पार्ट 2, इनका क्विज भी जो है वो आप लोगों के लिए अपलोड कर दिया जाएगा। संडे को रात को 10 बजे आप लोगों के लिए क्विज अपलोड होगा और आप लोग इस क्विज को जरूर अटेम्प्ट कीजिएगा। चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। स्टडी ग्लोस को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि आप लोग सब्सक्राइब करेंगे तो आप लोगों के पास में नोटिफिकेशन आएंगे, और नोटिफिकेशन आएंगे तो आपकी नॉलेज जो है वो एनहेंस होगी और नॉलेज एक दिन आपकी पावर बन जाएगी। चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।